नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारी पिछली क्लास में जो हम लोगों ने ये देख लिया था कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, प्रबंधन किसे कहते हैं। मैनेजमेंट की हमने 4-5 डेफिनेशन भी देखी थी। मैं आपको वापस जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पर। दोस्तों, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में सबसे पहले हमने बात की थी कि मैनेजिंग द मैन विद टैक्टफुली इज मैनेजमेंट, यानी कि जो व्यक्तियों का कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन दोस्तों हमने देखी थी कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरों से कार्य करवाने की कला ही क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन थी दोस्तों हमारी, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ कार्य भी करना है और दूसरों से कार्य भी करवाना है। दोस्तों अगली डेफिनेशन हमने देखी थी, नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, यानी कि ये देखना कि आप क्या करना चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर, और फिर ये देखना कि आपने जो किया है वो कम संसाधनों के साथ, कम लागत के साथ आपने काम किया है क्या। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट डेफिनेशन थी आपकी दोस्तों, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू परफॉर्म द अचीव टू परफॉर्म फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो संस्था है, जो आपका संगठन है, उसके उद्देश्यों को प्राप्त पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया जिसमें प्लानिंग है, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, इन कार्यों को पूरा करना ताकि हम अपने उद्देश्यों को क्या कर सके, पूरा कर सके। वही इसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं या मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषता में दोस्तों सबसे पहले है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसको हम बोलते हैं उद्देश्य परक प्रक्रिया है। उद्देश्य परक प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी संस्था हो, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस का जो बेसिक रीजन है वो कोई ना कोई उद्देश्य या कोई ना कोई गोल जरूर होगा। बिना उद्देश्य के ना तो कोई इंडिविजुअल सक्सेस है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, उनका कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है, जो उसके एग्जिस्टेंस को, जो उसके होने को, कि ये ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों है, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कारण है होने का, वो उसका क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। अगर मैं उद्देश्य के बारे में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, द एंड रिजल्ट्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। यानी कि एक संस्था द्वारा जो अंतिम परिणाम जो प्राप्त करना चाहते हैं, अंतिम परिणाम, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये अंतिम परिणाम ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, कैसे, मतलब कि देखो, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, इसके लिए भी दोस्तों एक निर्धारित उनका जो पैमाना है वो होता है। मैंने एक शॉर्ट इसकी हम ट्रिक मानते हैं, जैसे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे क्या होने चाहिए, वो स्मार्ट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्मार्ट इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक, एंड टी का मतलब टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब दोस्तों विशिष्ट होने चाहिए। विशिष्ट का मतलब होता है, जैसे दोस्तों कोई भी मान लो एक्स पर्सन है, वो अगर ये कहता है कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, तो बड़ा आदमी बनना क्या, बड़ा आदमी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है क्या, नहीं है। लेकिन अगर ये कहे कि मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, या मुझे आईपीएस बनना है, ये क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव होने के, उद्देश्य होने के सबसे पहली जो कंडीशन है, जो सबसे पहली जो स्टेप है वो ये स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि विशिष्ट होने चाहिए, आपका तय होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जैसे वो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, तो ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है।
दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है मापने योग्य होना चाहिए। मापने योग्य का मतलब दोस्तों, जैसे मान लो अगर कोई ये कहता है कि मुझे तो अच्छे नंबर लाने हैं या मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं 12th में, तो अच्छे परसेंटेज को क्या आप माप सकते हो? क्या नहीं माप सकते। से फॉर एग्जांपल एक अगर एवरेज स्टूडेंट है तो उसके लिए अच्छा परसेंटेज हो सकता है 50% हो, लेकिन एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके लिए अच्छा परसेंटेज हो सकता है 95 भी हो। ठीक है, तो मेजरेबल होना चाहिए। अगर ये एक स्टूडेंट है वो ये कहता है कि मुझे 95% मार्क्स चाहिए, अगर मेरे को अच्छी 95% मार्क्स लाने हैं 12th में, तो ये क्या है? मेजरेबल है, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं 95% आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अचीवेबल। अचीवेबल यानी कि प्राप्त करने योग्य। ठीक है, प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, यानी कि आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं, आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो प्राप्त कर सकते हो, जो आप अचीव कर सकते हो। अब जैसे दोस्तों अगर मैं मान लूं कि साल भर मैं कोई भी बुक को हाथ ही नहीं लगाऊं, साल भर मैंने बुक देखी नहीं है, उसके चैप्टर्स कौन से हैं मैंने रिवाइज नहीं किए हैं, मैंने पढ़े नहीं है, ठीक है, और लास्ट में जब एक दिन पहले एग्जाम के और मैं ये कह दूं कि मेरे 95% आएंगे या 90% मार्क्स आएंगे, क्या ये अचीवेबल है क्या दोस्तों? नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होने चाहिए? अचीवेबल होने चाहिए, प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। प्राप्त करने योग्य का मतलब होता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक होने चाहिए। मैं चांद तारे तोड़ लेके आऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक है क्या? नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो उद्देश्य होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? वास्तविक होने चाहिए। वास्तविक का मतलब होता है जो काल्पनिक नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब होता है समय पाबंद। मुझे 12th क्लियर करना है, ठीक है, मुझे 12th क्लास क्लियर करनी है, ये ऑब्जेक्टिव सही है क्या? नहीं। मुझे इसी साल 12th को क्या करना है? क्लियर करना है, ऑब्जेक्टिव ये होता है। 12th क्लियर करना है तो क्या आपकी पंचवर्षीय योजना है क्या? नहीं, हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करवा रहा हूँ, आपको सीखना है कि यहाँ पे क्या करना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो 12th मेरे को इसी साल क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। ये हमारा टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि टाइम बाउंड का मतलब समय पाबंद है कि हमारे को इस समय तक हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उद्देश्य की जो मेन शर्तें हैं, जो मेन कंडीशन है वो होती है स्मार्ट होती है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो मैनेजमेंट है वो एक उद्देश्य परक प्रक्रिया है, यानी कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब होता है कि जो गोल्स है वो बेसिक रीजंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के। अगर गोल्स नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम का नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन के होने का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, आपके घरों के पास कोई दुकान है, रिटेल शॉप है, तो उस रिटेल शॉप का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा दोस्तों? जाहिर सी बात है, पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोस्तों जो जैसे कुछ दिव्यांग लोगों के लिए कार्य करते हैं, एनजीओ वगैरह। ठीक है, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑब्जेक्टिव मान लो, उनका गोल है वो हो सकता है कि दिव्यांग लोगों को क्या करना है? एजुकेशन प्रोवाइड करना, शिक्षा प्रोवाइड करना। आपने बहुत सारे ऐसे एनजीओ वगैरह देखे होंगे, उनके बारे में सुना होगा, जो इस तरह के जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव अलग हो गया। इनका ऑब्जेक्टिव जो आपके घरों के पास में जो दुकानें हैं, किराना की दुकान है या कोई भी दुकान है, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। इस तरह के एनजीओ का एनजीओ का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सकता है? उनका ऑब्जेक्टिव होता है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करना। ठीक है, तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक था दोस्तों, वो ये था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, उद्देश्य परक प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी वो ये है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब दोस्तों होता है सभी जगह विद्यमान। ऑल परवेसिव का मतलब है सभी जगह विद्यमान।
देखो दोस्तों, मैनेजमेंट के दौरान जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म इन द मैनेजमेंट, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज क्या है, वो ऑल परवेसिव होगी, सभी जगह विद्यमान होगी। ये नहीं देखेंगे कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो, यानी कि लाभ कमाने के लिए हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, ठीक है, जैसे एनजीओ वगैरह, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, राजनीतिक जो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कार्य कर रहा हो, या चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में कार्य कर रहा हो, या विश्व के किसी भी अन्य देशों में कार्य कर रहा हो, तो किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में कार्य कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के बाहर कार्य करना है वो ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप ये चीज देखेंगे कि मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज है वो हर जगह विद्यमान होती है। हाँ, उनके कार्य करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उनके कल्चर की वजह से, उनके ट्रेडिशन की वजह से अलग अलग तरीका हो सकता है। अब जैसे मान लो जिस तरीके से रिलायंस अपने कार्य करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसी तरीके से आपके घर के पास जो किराना की दुकान है वो नहीं करता, आपके घर के पास जो छोटी दुकान है वो नहीं करते, लेकिन एक्टिविटीज सेम होती है, ठीक है। जो एक्टिविटीज ये पूरी कर रहे हैं, जैसे प्लानिंग ये कर रहे हैं तो प्लानिंग ये भी कर रहे हैं। प्लानिंग का लेवल किस तरह का है वो इनका बड़ा होगा, इनका जाहिर सी बात है छोटा लेवल होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब होता है किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल हो, प्रॉफिट अर्न करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हो, सोसाइटी के काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिया में कार्य करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिया के बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज जो कॉमन है वो ये होती है कि मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, वो है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। दोस्तों इसको हटा देता हूं, आपको आप इसको नोट डाउन कर लेना। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो दोस्तों, पिछली क्लास में जब मैंने आपको लास्ट डेफिनेशन में करा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट की प्रोसेस में कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है प्लानिंग, इसको हम इस तरीके से देखो एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब होता है कि अलग अलग लेवल पे जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजर्स होते हैं, कुछ मैनेजर टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, कुछ लेवल मैनेजर्स जो है वो लोअर लेवल के या मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं। वो सारे जो मैनेजर्स है वो सारे मैनेजर्स इस तरह की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है साइमल्टेनियसली, यानी कि कुछ मैनेजर्स है वो हो सकता है कि प्लानिंग की तरफ काम कर रहे होंगे, लेकिन कुछ मैनेजर्स हो सकता है कि कंट्रोलिंग की तरफ कार्य कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद, से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि 2021 के अंत तक, दिसंबर 2021 तक एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऑब्जेक्टिव ये रखा है कि हमें 1 लाख यूनिट्स सेल करनी है, 1 लाख यूनिट्स को क्या करना है, सेल करना है। और इन्होंने इस 1 लाख यूनिट्स को सेल कर लिया, अपना टारगेट अचीव कर लिया 2021। तो क्या 2022 में वो नया प्लान नहीं बनाएंगे? जरूर वो नया प्लान बनाएंगे। तो 2022 में जो नया प्लान बनाएंगे उस अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस, डायरेक्टिंग की प्रोसेस और कंट्रोलिंग की प्रोसेस को भी पूरा करेंगे। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव को पूरा होने के बाद आपका ये कभी नहीं होगा कि आप मैनेजमेंट की प्रोसेस को बंद कर देते हैं, उसके बाद एक नया ऑब्जेक्टिव आता है, उस नए ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम वापस क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अलग अलग लेवल पे साइमल्टेनियसली
अलग अलग जो मैनेजर्स है वो इस तरह की प्रोसेस, इस तरह की एक्टिविटीज को क्या करते हुए इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में मैं यही खत्म करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हम देखेंगे। और अगर आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।